नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विधिक अधिकार आखिर होते क्या हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इसे सरल शब्दों में समझा जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, विधिक अधिकार सरल भाषा में अगर कहें तो ये वो अधिकार हैं जिन्हें हमारा कानून मान्यता देता है। अच्छा। सिर्फ मान्यता ही नहीं देता, उनकी सुरक्षा भी करता है और उन्हें लागू भी करवाता है। लागू करवाता है, ये महत्वपूर्ण है। जी, इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन होता है तो वो कानून का दरवाजा खटखटा सकता है, मतलब कोर्ट जा सकता है, मदद मांग सकता है। तो ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे कानून की पूरी ताकत होती है। ये तो दिलचस्प है। तो क्या ये हमारे नैतिक अधिकारों या फिर मूल अधिकारों से अलग हैं? क्योंकि हम अक्सर इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और इसे समझना जरूरी भी है। देखिए, नैतिक अधिकार जो होते हैं वो समाज की नैतिकता पर, सही गलत की समझ पर आधारित होते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करना। बिल्कुल, ये एक नैतिक कर्तव्य है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके लिए कोई कानूनी सजा तो है नहीं। सही बात है। दूसरी तरफ है मूल अधिकार, जो हमें सीधे भारत के संविधान से मिलते हैं, जैसे जीवन का अधिकार या समानता का अधिकार। ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन विधिक अधिकार ये तभी अस्तित्व में आते हैं जब राज्य, मतलब सरकार, उन्हें किसी खास कानून को बनाकर स्वीकार करती है और उसे लागू करने की पूरी व्यवस्था बनाती है। यानी राज्य की भूमिका यहाँ सबसे अहम हो जाती है। बिना सरकारी मान्यता और कानून के कोई भी हित या इच्छा एक विधिक अधिकार नहीं बन सकती। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। और इसी संदर्भ में दो बहुत प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं की परिभाषाएं हैं जो इसे और भी ज्यादा स्पष्ट कर देती हैं। एक है एहरिंग और दूसरे सामंड। अच्छा, क्या कहते हैं वो? एहरिंग के अनुसार अधिकार वो हित है जिसकी रक्षा विधि करती है। विधि यानी कानून। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे भले के लिए है, जी, अगर कानून उसकी सुरक्षा की गारंटी दे तो वो हमारा अधिकार बन गया। एकदम सही। और सामंड भी लगभग यही बात कहते हैं। उनके अनुसार विधिक अधिकार वो हित है जिसे कानून या शासन द्वारा मान्यता और सुरक्षा मिली हो। तो दोनों परिभाषाओं का सार एक ही है कि कानून का संरक्षण ही किसी सामान्य हित को एक शक्तिशाली विधिक अधिकार में बदल देता है। जी। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है आम नागरिकों से जुड़े प्रमुख विधिक अधिकार। तो अब जब हम विधिक अधिकारों का मतलब अच्छी तरह समझ गए हैं, तो आम नागरिकों के लिए भारत में और खासकर राजस्थान में ऐसे कौन-कौन से प्रमुख कानून हैं जो उन्हें ये अधिकार देते हैं? देखिए, नागरिकों को सशक्त करने और सरकारी व्यवस्था को उनके प्रति जवाबदेह बनाने के लिए समय-समय पर कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। मैं आपको उनकी एक पूरी सूची बताती हूँ, जिनमें से कई राजस्थान के लिए विशेष महत्व रखते हैं। जी, बताइए। पहला है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। ये तो बहुत सुना है। दूसरा, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। फिर तीसरा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी। चौथा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी आरटीआई। पांचवा, मनरेगा 2005। अच्छा, मनरेगा भी एक विधिक अधिकार देता है। बिल्कुल, काम का अधिकार। छठा है घरेलू महिला हिंसा अधिनियम 2005। सातवां, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राइट टू एजुकेशन। हाँ। आठवां है पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994, जिसका पूरा नाम है गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। ये कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए था। जी। नवां है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और 10वां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ये तो काफी लंबी और बहुत ही महत्वपूर्ण सूची है। आज हम इनमें से कुछ पर विस्तार से बात करेंगे ताकि हमारे श्रोता अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझ सकें। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है एक राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011। तो सबसे पहले इस कानून का पूरा नाम और इसके लागू होने की कहानी क्या है? ये राजस्थान में कब और कैसे आया? इस कानून का पूरा नाम है राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011। हम इसे संक्षेप में
RGDPS एक्ट भी कहते हैं। RGDPS एक्ट। जी, ये राजस्थान में 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था और उस समय श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। अच्छा। इसके लागू होने की एक पूरी प्रक्रिया थी जो जानना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसे राज्यपाल महोदय की अनुमति मिली 21 सितंबर 2011 को। ठीक है। इसके बाद सरकार ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर 2011 को जारी की और फिर आखिरकार ये 14 नवंबर 2011 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया। और इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब सरकार को ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जो मूल उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं जन केंद्रित था। लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि जनता को जो सरकारी सेवाएं हैं वो एक तय समय सीमा के अंदर मिले। टाइम बाउंड डिलीवरी। बिल्कुल। इससे पहले होता यह था कि सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए लोगों को महीनों चक्कर काटने पड़ते थे और कोई जवाबदेही नहीं थी। हाँ, ये तो आम अनुभव है। इस कानून ने उस स्थिति को बदला। इसका मकसद सरकारी काम में पारदर्शिता बढ़ाना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को राजस्थान में जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसे पहले से पता हो कि भाई ये इतने दिन में बनकर मिलेगा। अगर उस समय में काम नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होगा। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है सेवाओं की संख्या, क्रमिक विस्तार। तो क्या इस कानून के तहत शुरू से ही सभी सरकारी सेवाएं शामिल थीं या फिर इन्हें धीरे धीरे करके जोड़ा गया? इसका दायरा कैसे बढ़ा है? नहीं, इन्हें एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे यानी क्रमिक रूप से जोड़ा गया है। सरकार ने जरूरत के हिसाब से इसका विस्तार किया है, जो कुछ इस तरह हुआ है। कैसे? जब ये कानून शुरू हुआ तब इसमें 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थीं। शुरुआत में 108। जी, बाद में इसका पहला विस्तार हुआ और 18 विभागों की 153 सेवाएं इसके दायरे में आ गईं। अच्छा, संख्या बढ़ी। हाँ, फिर इसे और बढ़ाया गया और 25 विभागों की 221 सेवाएं इसमें शामिल की गईं। काफी ज्यादा। और सरकार का जनवरी 2025 तक का लक्ष्य है कि इसमें 28 विभागों की 306 सेवाएं शामिल हो जाएंगी। यानी सरकार लगातार इसका दायरा बढ़ा रही है ताकि आम आदमी से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेवाएं समय पर मिल सकें। जी। ये तो एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है RGDPS के मुख्य उद्देश्य। ओके। हमने इसके एक मुख्य उद्देश्य की बात तो की कि समय पर सेवा देना, लेकिन क्या इसके कुछ और भी लक्ष्य थे? हाँ, इस कानून के कई महत्वपूर्ण और दूरगामी उद्देश्य हैं। इन्हें एक एक करके समझना जरूरी है। जी। पहला, भ्रष्टाचार में कमी लाना और पारदर्शिता व जवाबदेही में वृद्धि करना। देखिए, जब हर काम का समय तय होगा तो टालामटोल और रिश्वतखोरी की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। बिल्कुल, कोई बहाना नहीं बना सकता। दूसरा, जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना ताकि लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए परेशान ना होना पड़े। तीसरा, एक प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था बनाना। मतलब अगर काम समय पर ना हो तो शिकायत करने और उसका हल पाने का एक ठोस प्लेटफॉर्म हो। ठीक है। चौथा उद्देश्य है इस पूरी प्रक्रिया में आमजन और लोक सेवकों यानी सरकारी कर्मचारियों दोनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। ये भी जरूरी है। पांचवां, सरकारी काम में समयबद्धता, कार्यकुशलता और प्रशासनिक प्रतिबद्धता लाना। और सबसे महत्वपूर्ण छठा उद्देश्य है जनता को लोक सेवा प्राप्त करने का एक विधिक अधिकार देना। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। जी, अब राजस्थान में कोई सरकारी सेवा प्राप्त करना केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कानूनी हक बन गया है। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है RGDPS एक्ट 2011 प्रमुख प्रावधान। जी। तो ये कानून काम कैसे करता है? इसके अंदर ऐसे क्या प्रावधान है, क्या नियम हैं जो इसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं और आम नागरिक को ये अधिकार देते हैं? इसके प्रावधान बहुत सीधे और स्पष्ट हैं और यही इसे प्रभावी बनाते हैं। अच्छा। सबसे पहले है धारा 3। इसके तहत हर अधिसूचित सेवा के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसे पदाभिहित अधिकारी कहते हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर। जी, और साथ ही उस सेवा को देने की समय सीमा भी सरकार नोटिफाई करती है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी सेवा के लिए आवेदन देता है
तो कर्मचारी उसे एक रसीद देगा, यानी पावती। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस रसीद पर यह साफ साफ लिखा होगा कि ये सेवा कितने दिनों में दी जाएगी। ये एक तरह का लिखित वादा है सरकार की तरफ से। अच्छा, प्रूफ की तरह। बिल्कुल। तीसरा, उस अधिकारी के पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो वो तय समय सीमा में सेवा प्रदान करेगा या फिर आवेदन को नामंजूर करेगा। वो मामले को अनिश्चित काल तक लटका नहीं सकता। और चौथा? चौथा ये कि अगर आवेदन नामंजूर किया जाता है या उसमें देरी होती है तो इसका कारण लिखित में बताना अनिवार्य है। हवा में बात नहीं हो सकती, ठोस वजह बतानी होगी। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अगर मान लीजिए अधिकारी समय पर काम ना करे या आवेदन को गलत तरीके से नामंजूर कर दे, तब नागरिक क्या कर सकता है? उसके पास क्या रास्ते हैं? यहीं पर इस कानून की सबसे मजबूत कड़ी काम आती है, जो है अपील की प्रक्रिया। अपील की प्रक्रिया। जी, अगर कोई व्यक्ति अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट है या उसका काम समय पर नहीं हुआ, तो वो पहली अपील कर सकता है। कितने दिन में? ये अपील 30 दिन के भीतर पहले अपील अधिकारी के पास की जा सकती है। वैसे अगर देरी का कोई उचित कारण हो तो बाद में भी अपील स्वीकार हो सकती है। और इस अपील पर फैसला कब तक आता है? इस अपील पर 21 दिन के भीतर निर्णय देना अनिवार्य होता है। और अगर पहली अपील से भी संतुष्टि न मिले तो पीड़ित व्यक्ति 60 दिन के भीतर दूसरे अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील कर सकता है। और इस स्तर पर अधिकारी को दोषी कर्मचारी पर 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का दंड लगाने की शक्ति भी दी गई है। ये तो बहुत कड़ा नियम है। और सुनिए, एक और कड़ा प्रावधान है। अगर कोई कर्मचारी जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के काम में देरी करता है तो उस पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। हर दिन का 250 रुपए? जी, जो अधिकतम 5,000 रुपए तक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये राशि सीधे उसके वेतन से काटी जाती है, जिससे ये बहुत प्रभावी हो जाता है। ये तो वाकई एक मजबूत व्यवस्था है जो अधिकारी को जवाबदेह बनाती है। क्या इसकी कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? हाँ, कुछ और बातें हैं जो इसे और भी मजबूत बनाती हैं। जैसे? पहले और दूसरे दोनों स्तर के जो अपील अधिकारी हैं, उनको सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मिलती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वे किसी को भी गवाही के लिए बुला सकते हैं, कोई भी दस्तावेज मंगवा सकते हैं, ठीक एक असली कोर्ट की तरह। अच्छा। दूसरी बात, समय की जो गणना है वो आवेदन की तिथि से होती है, लेकिन इसमें सरकारी छुट्टियों के दिन शामिल नहीं किए जाते। ये भी स्पष्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी अपीलें पूरी तरह निःशुल्क होती हैं। नागरिक को न्याय पाने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है RGDPS सीमाएं व चुनौतियां। ये कानून सुनने में तो बहुत अच्छा और शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या इसे जमीन पर लागू करने में कोई चुनौतियां भी हैं? क्या ये उतना ही प्रभावी है जितना कागज पर दिखता है? बिल्कुल, कोई भी कानून निखुत नहीं होता और इसे लागू करने में व्यवहारिक चुनौतियां तो आती ही हैं। इसकी भी कुछ सीमाएं और चुनौतियां हैं। क्या हैं वो? पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विभागीय अधिकारी ही अपने विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध सुनवाई करता है। अच्छा, मतलब अपने ही विभाग का मामला? जी, जैसे तहसील का काम समय पर ना हो तो अपील भी राजस्व विभाग के ही किसी बड़े अधिकारी के पास जाती है। इससे पक्षपात होने की आशंका बनी रहती है। ये तो एक समस्या है। दूसरा, जैसा कि हमने देखा, अभी भी केवल सीमित विभाग ही इसके दायरे में शामिल हैं। इसमें व्यापकता का अभाव है। बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो अभी भी इस कानून के बाहर हैं। सही। तीसरा, इसका पालन कई स्तरों पर कमजोर है। लोगों में और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों में भी इस कानून को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और चौथी चुनौती? चौथी चुनौती यह है कि कई बार एक जैसी सेवाओं के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग समय सीमा होती है, जिससे भ्रम पैदा होता है और इसकी प्रासंगिकता थोड़ी कम हो जाती है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं? क्या किया जा सकता है जिससे ये कानून और भी प्रभावी बन सके? विशेषज्ञ अक्सर दो प्रमुख सुझाव देते हैं। जी। पहला, अपील की सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जो किसी भी विभाग के अधीन न हो, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। बिल्कुल, इससे सुनवाई निष्पक्ष होगी और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।
और दूसरा, अधिकारियों और जनता दोनों में इस कानून के प्रति एक सकारात्मक इच्छा शक्ति और जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। सरकार को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और अधिकारियों को इसे बोझ ना समझकर सुशासन का एक उपकरण मानना चाहिए। अब हम अमीर भाग पर आते हैं, जिसका नाम है स्मरणीय तथ्य। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इस अधिनियम से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें याद रखना चाहिए, खासकर उदाहरण के तौर पर, ताकि लोग इसे अपने जीवन से जोड़कर देख सकें? जी हाँ, कुछ सेवाओं की तय समय सीमा जानना बहुत उपयोगी हो सकता है, जिससे लोगों को पता रहे कि उनका काम कितने दिन में हो जाना चाहिए। बताइए। जैसे पासपोर्ट सत्यापन के लिए पुलिस को 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिन। विवाह पंजीयन यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन की समय सीमा है। विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए 21 दिन का समय निर्धारित है। ठीक है। और अधिवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कई जगह काम आता है, उसे बनाने के लिए केवल 5 दिन की समय सीमा है। सिर्फ 5 दिन? जी। और एक बहुत ही रोचक तथ्य ये भी है कि लोक सेवा गारंटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान नहीं था। अच्छा, तो कौन सा था? 18 अगस्त 2010 को ही लागू कर दिया था। राजस्थान ऐसा करने वाले शुरुआती राज्यों में से एक था। ये जानकारी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है 2.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता अधिकार ये एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सीधे तौर पर जुड़े हैं। इस कानून का इतिहास क्या है? ये भारत में कैसे विकसित हुआ? इसका इतिहास वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर काफी दिलचस्प है। विश्व में जो पहला उपभोक्ता अधिकार कानून था, वो अमेरिका में 15 मार्च 1963 को लागू हुआ था। 1963 में? जी। और इसी ऐतिहासिक दिन की वजह से हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और भारत में? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत का श्रेय महान स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी को जाता है। उन्होंने 1949 में ही इसकी नींव रख दी थी। आजादी के तुरंत बाद ही। हाँ, भारत में ये बिल संसद द्वारा 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। इसीलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जो खास भारत के लिए है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोनों अलग अलग हैं? जी बिल्कुल। ये कानून देश भर में 15 अप्रैल 1987 से लागू हुआ था। ठीक है। और हाल ही में इसमें एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। अब पुराना कानून बदलकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है, जो 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ है। इसमें ई-कॉमर्स जैसी नई चीजों को भी शामिल किया गया है। ये तो बहुत जरूरी था। तो कानून की नजर में उपभोक्ता कौन है? क्या हर खरीदार एक उपभोक्ता है? परिभाषा बहुत सरल और स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए, मतलब खुद के इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा प्राप्त करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। अच्छा। इसमें वो व्यक्ति शामिल नहीं है जो सामान को दोबारा बेचने के लिए या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदता है। मतलब एक आम ग्राहक ही उपभोक्ता है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है उपभोक्ताओं के अधिकार। तो एक उपभोक्ता होने के नाते हमें इस कानून से क्या अधिकार मिलते हैं? ये अधिकार हमारे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? ये कानून हमें 6 मुख्य अधिकार देता है, जो हमें बाजार में होने वाले किसी भी तरह के शोषण से बचाते हैं। पहला कौन सा है? पहला है सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब है ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा जो हमारे जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जैसे खराब क्वालिटी का हेलमेट या मिलावटी खाना या कोई असुरक्षित बिजली का उपकरण। बिल्कुल। दूसरा है चयन का अधिकार, यानी बाजार में उचित दाम पर जो अलग-अलग वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनमें से अपनी पसंद की वस्तु चुनने का अधिकार। कोई दुकानदार किसी ग्राहक को एक खास ब्रांड खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये जरूरी है। तीसरा है सूचना का अधिकार। हमें किसी भी वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता और मूल्य के बारे में सही जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। ये जानकारी अक्सर प्रोडक्ट की पैकिंग पर लिखी होती है, जैसे MRP, एक्सपायरी डेट वगैरह। सही। चौथा है सुनवाई का अधिकार। अगर किसी उपभोक्ता के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी शिकायत को सुना जाएगा। वो अपनी शिकायत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता आयोगों तक ले जा सकता है। और पांचवा अधिकार? पांचवा है उपचार का अधिकार। ये अधिकार अनुचित व्यापार प्रथाओं या शोषण के खिलाफ
उचित और न्यायसंगत उपचार पाने का हक देता है। इसमें खराब वस्तु को बदलवाना, पैसा वापस लेना या हुए नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करना शामिल है। और आखिरी अधिकार? और छठा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये अधिकार हमें बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का मौका देता है, ताकि हम एक जागरूक उपभोक्ता बन सकें और सही निर्णय ले सकें। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।